मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का असर देखने को मिला है। प्रयागराज के करेली स्थित शगुन गेस्ट हाउस में महिलाओं के द्वारा एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन को लगाने वाली रेहाना खान और नाइला कामरान प्रधानमंत्री की बातों से प्रेरित दिखाई दी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य हर साल की तरह इस साल भी इस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। जो मुस्लिम महिलाएं कभी घर से नहीं निकलती थी, वह आज यहां पर आकर आत्मनिर्भर बनकर अपने स्टॉल पर खड़ी होकर अलग अलग सामान बेचकर व्यापार करती दिखी है। और एक मैसेज दिया गया कि महिलाएं पुरुष से किसी चीज में काम नहीं। 2 दिवसीय इस एग्जीबिशन का समापन आज रविवार को होगा। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे कि प्रधानमंत्री का मोटो है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे खड़ी हो, यही हमें भी प्रेरित करता है। और हमने उन लोगों को आगे लेके आए जो घर से काम करती है, उनके पास ना बहुत पैसा है ना बहुत एसेट्स हैं, तो वो हमको सपोर्ट करते हैं। और इससे देखते हुए हम खुद देख रहे हैं, हमने कई लोग को जमीन से उठा के काफी ऊपर पहुंचा दिया है। ऊपर वाले ने मदद की, हम एक जरिया बने, लेकिन हम कर पाए। तो यही हमें मोटिवेट करता है, बार बार हम एग्जीबिशन लगाए। ये एग्जीबिशन हमारी सिर्फ 2 दिन चलेगी, कल का दिन और आज का दिन हमारा खत्म हो रहा है। 13 और 14 थी। सबसे बड़ी चीज हमें यही लगती है, जो एक समाज में हमारा एक मिथ हम कहेंगे या मिसकंसेप्ट कहेंगे कि मुस्लिम औरतें घर से बाहर नहीं निकलती हैं। क्योंकि पहले हमने अपने को एस्टैब्लिश किया, हमने फीमेल जिम चलाया, तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मुसलमान औरतें जिम चला सकती हैं, हमने क्यों नहीं। और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना अच्छा कर रही हैं। उसके बाद मैंने जिम से ही स्टार्ट की। मैंने जो पहली एग्जीबिशन लगाई थी, मैंने सिर्फ उनसे 400 रुपीज लेके उनको प्लेटफॉर्म दिया और वो बहुत जबरदस्त मेरा हिट हुआ। बाकी खर्चा हमने खुद उठाया था। बेसिक से स्टार्ट करते करते आज हम काफी हाई पे ले आए हैं उन लोग को। ये शगुन पैलेस है, नूरुल्लाह रोड, करेली। आई एम रेहाना खान, ओनर ऑफ पेट लाइफ जिम। संगम नगरी प्रयागराज में नैनी पुलिस और एसओजी को मिली बड़ी कामयाबी, जहां मुठभेड़ में पुलिस ने लूट घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें, फूल मंडी अरेल के पास पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी बाइक से 2 लोग तेजी से आते हुए दिखाई दिए, जिस पर संदेह होने पर पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया गया। वहीं अभियुक्त द्वारा पुलिस को देखकर बांदा रोड अरेल की तरफ भागने लगे और पुलिस भी कुछ संदेह होने पर बाइक सवार व्यक्ति का पीछा किया, तो पुलिस द्वारा घिरता देख उन बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें पुलिस टीम ने आत्मरक्षा करते हुए फायरिंग की और अभियुक्त उमाशंकर जायसवाल के पैर में गोली लगी और दूसरे अभियुक्त संतोष कुमार रावत को भी दौड़कर पुलिस ने हिरासत में ले लिया व घायल को इलाज के लिए पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाया गया। अब पुलिस इन अभियुक्तों के खिलाफ अग्रिम विधि कार्रवाई कर रही है। अभियुक्तों के पास से पुलिस ने पीली धातु की चेन, नगद रुपए, मोटरसाइकिल और 2 अवैध तमंचा भी बरामद किया है। ये दिनांक 13/9/2025 को प्रातः 2:30 बजे प्रभारी निरीक्षक नैनी तथा यशोजी यमुना नगर संयुक्त रूप से फूल मंडी के पास चेकिंग कर रहे थे। उसी समय पुराने यमुना ब्रिज से मोटरसाइकिल से 2 संदिग्ध व्यक्ति हुए दिखे, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस बल पर फायर करते हुए नए यमुना ब्रिज की तरफ भागने लगे। इनको पुलिस बल द्वारा घेरा गया तो पुलिस बल पर पुनः फायर किया, जिसमें पुलिस द्वारा आत्म सुरक्षा से फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी, जिसका नाम उमाशंकर है, तथा मौके से एक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिया गया, उसका नाम संतोष है। संतोष से पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा नैनी क्षेत्र में 8/9/2025 को स्नैचिंग की घटना को स्वीकार किया गया और यह भी बताया गया कि इसके ऊपर जनपद प्रयागराज तथा वाराणसी में लगभग 5 दर्जन संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत है तथा उमाशंकर के बारे में जानकारी की गई तो उसके ऊपर भी लगभग 30 मुकदमे पंजीकृत हैं और इनके पास से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल तथा लूटी गई चेन बरामद की गई है और आज हुई घटना के संबंध में थाना नैनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का 20वां दीक्षांत समारोह 15 सितंबर को आयोजित किया जाना है, जिसकी मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के राज्यपाल कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल होगी। इस दौरान 27 बच्चों को गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। इस विषय पर जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यकौम ने बताया कि कल 28,752 अभ्यर्थियों को डिग्री दी जाएगी, जिसमें से 17,000 से ज्यादा छात्राएं हैं। इसके अलावा एक ट्रांसजेंडर सहित 11,000 से ज्यादा पुरुष छात्र हैं। कि इस बार मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में एक नए पाठ्यक्रम को जोड़ा जा रहा है, जो कि पुरातात्विक विश्लेषण से संबंधित है और इससे संग्रहालय से संबंधित नौकरियों में छात्रों को वरीयता मिलेगी और इसका MOU भी दीक्षांत समारोह के दौरान हस्ताक्षर किया जाएगा। ये 20वां दीक्षांत समारोह उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का संपन्न होने जा रहा है अगले 15 सितंबर को, और उसमें विद्यार्थियों को दी जाएगी उपाधियां और लगभग 28,000 से अधिक विद्यार्थी को उपाधियां मिलेंगी। और जो जिन विद्यार्थियों ने उत्तम किया है, स्थान हासिल किया है, उनको 27 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय कुलाधिपति राज्यपाल उत्तर प्रदेश माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी करेंगी और उन्हीं के आशीर्वाद से ये संपन्न होगा हमारा दीक्षांत समारोह। और इस दीक्षांत समारोह में लगभग 1500 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है और वो इस विश्वविद्यालय में उपस्थित होंगे और सीधे डिग्रियां प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो स्वर्ण पदक दिए जा रहे हैं उसमें स्त्रियों को भी विद्यार्थी और पुरुष विद्यार्थी भी हैं, और इस बार भी जो महिला विद्यार्थी हैं उनको ज्यादा स्वर्ण पदक मिल रहे हैं। लगभग 15 स्वर्ण पदक छात्राओं को और 12 स्वर्ण पदक छात्रों को प्राप्त होंगे। इस प्रकार ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय है। आरंभ से ही मैंने जब इस विश्वविद्यालय में मैं आया तो आरंभ से ही मेरा ये उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सुशिक्षित किया जाए, क्योंकि हम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं, दूर दूर स्थानों पर जाते हैं, और मैं जब भी मैंने भ्रमण किया तो मैंने देखा कि महिलाओं को ज्यादा जरूरत है शिक्षा, आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पर खड़ा हो। तो हमारे विश्वविद्यालय का यही उद्देश्य है कि यह जन जन तक हम पहुंचाएं और हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसीलिए हम लगातार कुछ ऐसे कार्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं जिससे विद्यार्थियों को रोजगार मिले, और हम ये कोशिश करते हैं रोजगार मेले लगाकर कि हमारे विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिल सके। हम चाहते हैं कि ये कोर्स, ये जो प्रोग्राम्स हम नए चलाएं, जैसे आप लोगों को मैंने बताया संग्रहालय अध्ययन में जो हम कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, तो हमारे विद्यार्थियों को संग्रहालयों में नौकरी मिल सके। तो इस प्रकार ज्ञान को कौशल से जोड़ना जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है, उससे हम लोग उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी कुशल होकर निकले और उन्हें बेहतर से बेहतर रोजगार प्राप्त हो सके और राष्ट्र के निर्माण में वो अपनी भूमिका अदा कर सके। संगम नगरी प्रयागराज में औद्योगिक पुलिस और एसओजी को मिली बड़ी कामयाबी, जहां मुठभेड़ में पुलिस ने चोरी और लूट घटना को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें, सरस्वती हाईटेक सिटी सरवा के पास चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से ITI कॉलोनी की तरफ से आती हुई दिखाई दी, जिस पर 02 व्यक्ति सवार थे, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया, पर वह नहीं रुके तथा मोटरसाइकिल को और तेजी से दौड़ाकर सरस्वती हाईटेक सिटी की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम को संदेह होने पर उन मोटरसाइकिल सवारों का पीछा किया गया।
खुद को घिरता देख उन मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों में से मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अपने हाथ में लिए असलहे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया, जिससे पुलिस टीम ने अपना बचाव किया। तभी मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्ति हाईटेक सिटी के पास BPCL के जंगल की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा दौड़ाकर पीछा किया गया। तब दोनों मोटरसाइकिल सवारों ने अपने अपने हाथ में लिए असलहे से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से दोबारा फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें 01 संदिग्ध अभियुक्त अनुभव उर्फ ईशु रावत घायल हुआ, जिसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया तथा दूसरा संदिग्ध व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भागने में सफल रहा। अब पुलिस इस अभियुक्त के खिलाफ अग्रिम विधि कार्रवाई कर रही है। अभियुक्तों के पास से पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद किया है। आज दिनांक 13/9/2025 को समय लगभग सुबह 3:45 बजे थानाध्यक्ष औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सनवा चौक के पास चेकिंग की जा रही थी। उसी समय दो व्यक्ति सफ़ेद अपाचे से आते हुए दिखे, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो फायर करते हुए जंगल BPL जंगल की तरफ भागे, जहां पर थानाध्यक्ष द्वारा थाने से और फोर्स बुलाकर उनको घेर लिया गया। इसमें अपने को घिरता हुआ देखकर एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर किया गया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी तथा दूसरा व्यक्ति जंगल में भाग गया, जिसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और जो जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसका नाम अनुभव रावत है, धूमन का रहने वाला है। पूछने पर इसके द्वारा बताया गया कि इसके ऊपर संगीन धाराओं में 10 अभियोग पंजीकृत हैं। इस घटना के संबंध में थाना औद्योगिक क्षेत्र में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है और घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे से सुनवाई हुई। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। वहीं पिछली सुनवाई पर शाही ईदगाह कमेटी ने प्रार्थना पत्र दाखिल कर प्रतिनिधि वाद संख्या 17 पर सुनवाई करने और अन्य सभी वादों पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर वाद संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में अपना विरोध जाहिर करते हुए अपना पक्ष रखा है। वहीं कोर्ट ने अन्य लोगों से भी 26 तारीख तक अपना पत्र दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं अधिवक्ता महान प्रताप सिंह ने कोर्ट से वाद बिंदु तय करने के लिए भी अपनी बात कोर्ट में रखी, जिस पर कोर्ट द्वारा कहा गया कि सर्जिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अभी रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है और 26 तारीख तक का समय मांगा गया है। रिपोर्ट आ जाने के बाद ही वाद बिंदु होगा। वही अब इस पूरे मामले पर 26 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 18 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में आज उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई हुई, जिसमें कि हमारे द्वारा जो शाही ईदगाह पक्ष के द्वारा ये एप्लीकेशंस लगाई गई थी कि सिर्फ प्रतिनिधित्व सूट चलेगा, बाकी सूटों को स्टे कर दिया जाए, तो हमने आपत्तियां दाखिल कर दी हैं। और अन्य पक्षकारों को भी माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया कि 26 सितंबर तक अपनी आपत्तियां दाखिल कर दें, जिससे कि 26 सितंबर को इसमें विधिवत रूप से बहस हो सके। दूसरा विषय था केस नंबर 3 में हमारे द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया गया कि इसमें वाद बिंदु तय कर दिया जाए, लेकिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है, तो उनको भी समय दिया गया है और 26 तक वो भी अपना जवाब दाखिल करेंगे। इसके साथ साथ प्रतिनिधित्व सूट के अगेंस्ट में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया है, ऑब्जेक्शन दाखिल किया है कि प्रतिनिधि सूट न बनाया जाए। तो माननीय न्यायालय से कुछ दूसरे पक्षकारों ने यह भी अनुरोध किया कि जब तक प्रतिनिधि सूट की इसकी प्रोसीडिंग को रोक दिया जाए। तो इन सभी विषयों पर आज चर्चा हुई। इसके अलावा जो प्रतिनिधि सूट बनाया गया है उसकी देशव्यापी अखबारों में प्रकाशन के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया कि इसका आदेश कर दिया जाए। तो और अन्य एप्लीकेशंस पर बहस हुई, अन्य विषय रखे गए और सब बहसों पर सुनने के बाद, सब विषयों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख 26 सितंबर नियुक्त कर दी गई है। 26 सितंबर को इस पर बहस होगी और अग्रिम कार्रवाई होगी।
प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कुंभ के दौरान तेलियरगंज के लोगों को चौड़ीकरण के लिए नोटिस जारी किया था, जिसके बाद तेलियरगंज में सड़क चौड़ीकरण करते समय जो मकान टूटे थे उन लोगों अपना मकान रिपेयर कर रहे थे। इस संबंध में अब पीडीए ने नोटिस लोगों को दिया है कि इसका मानचित्र क्यों नहीं बनवाया, आप लोगों ने यह अवैध है। इस संबंध में तेलियरगंज के समस्त लोगों ने मिलकर शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी से अपील की किया इस तरह की कार्रवाई जो हो रही है वह गलत है, इसका आप संज्ञान ले। सभी तेलियागंज निवासियों ने ये शहर उत्तरी विधायक से बात कही और ज्ञापन दिया। पीडीए द्वारा तेलियरगंज के लोगों को जो नोटिस दिया गया है उसको क्या कहना? देखिए, ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड शुरू हो गया है जिसके बारे में हम लोगों को इस इशू को पीडीए के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बैठ के बात करना पड़ेगा। वीसी, सेक्रेटरी और जो जोनल ऑफिसर्स हैं उनके साथ ये बैठ के बात करना पड़ेगा कि एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जो हमने पहले नहीं देखा कि पुरानी बिल्डिंग्स को, जो 30 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनको भी नोटिसेस अब जाना शुरू हो गई हैं। पहले जो ट्रेंड होता था कि कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर करा रहा होता था या जो नॉर्म्स में नहीं है अगर उससे ज्यादा मंजिलें बना रहा होता था या अपने पड़ोसी को कोई असुविधा होती थी तो किसी की कंप्लेन के बेसिस पे ये कार्रवाई होती थी, नोटिसेस दी जाती थी और सील भी की जाती थी बिल्डिंग्स, और उसको हम लोग कानूनी प्रक्रिया मानते थे, हाउसिंग नॉर्म्स को फॉलो होना चाहिए। लेकिन पुरानी बिल्डिंग्स जो कई दशक पहले बनी हैं या ऐसी बिल्डिंग्स जिनको कुंभ के चौड़ीकरण में मोहल्ले वालों के कोऑपरेशन से, जैसे तेलियरगंज बाजार का केस है कि मोहल्ले वालों के कोऑपरेशन से 19 के कुंभ मेले में चौड़ीकरण में मोहल्ले ने सहयोग किया, बाजार ने सहयोग किया और उनका फ्रंटेज तोड़ा गया रोड को चौड़ा करने के लिए तेलियरगंज का। उसके बाद उन्होंने रिपेयर मेंटेनेंस कराया। तो कुंभ मेले में सहयोग करने के लिए पूरी पूरी बाजार को ये इनाम देना, ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है और इसके लिए हम लोग जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे बात करके इसको समाधान निकालेंगे इस समस्या का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जेके इंस्टीट्यूट के टेक चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हेमांग सिंह ने प्रयागराज का नाम रोशन किया है। उनका चयन भारत के नए बॉय बैंड आउटस्टेशन के लिए हुआ है। इस बैंड में देश भर से 17 से 22 वर्ष की आयु के युवाओं को चुना गया है। अब ये पांचों युवा प्रतिभाएं अपने संगीत, अनोखे व्यक्तित्व और आकर्षण से दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व सावन कोटेचा कर रहे हैं, जिन्हें ग्रैमी अवार्ड्स के साथ साथ ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब्स के लिए 17 बार नामांकित किया जा चुका है। आज ये पांचों होटल आईटीसी में एकत्रित हुए और मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने अपने गीतों के बारे में बात की और भविष्य में खुद को स्थापित करने की अपनी योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने दर्शकों के लिए कुछ पुराने गाने भी गाए। इन पांचों युवाओं का चयन राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के माध्यम से किया गया, जिसमें देश भर से हजारों युवाओं ने ऑडिशन में भाग लिया था। 12 लोगों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद उन्होंने गोवा में 1 महीने का प्रशिक्षण लिया। अंततः 5 लोगों का चयन किया गया। उडुपी के भवन शेट्टी, गोवा के मशाल शेख, दिल्ली के कुरियन सेबेस्टियन, प्रयागराज के हेमंग सिंह और हैदराबाद के शायन पटेम बॉय बैंड आउटस्टेशन में शामिल हुए। जी, कल जो हम मैकडॉनल्ड्स में एक मीटअप कर रहे हैं, वहाँ पे हम पूरा एक सेट रहेगा हमारा, अपने गाने करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, गेम्स होंगे, वो सब करेंगे। और परसों हम एमपी गेम में, जो मेरा स्कूल था, वहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं आधे घंटे 40 मिनट। वहाँ पे भी हमारा लगभग हम गाने गाएंगे, कुछ गेम्स खेलेंगे, ये सब करेंगे। तो आप लोग कहाँ से रहने वाले हैं? तो हम सभी अलग अलग मैं प्रयागराज से, मैं दिल्ली से। क्या कठिनाइयाँ आप लोगों को आ रही है परिवार की तरफ से? आप लोग नहीं, अब तो सपोर्ट है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि हम लोग को एक काम मिल रहा है, हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम लोग को लोग जान रहे हैं, तो अब तो सब अच्छा है, सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को प्रोग्राम कल कहाँ पे है? मैकडॉनल्ड। आप लोग को अगर सर्च करना चाहे कोई देखना चाहे, आप यूट्यूब पे जाके VR आउटस्टेशन सर्च कर सकते हैं, स्नैपचैट पे और इंस्टाग्राम पे भी VR आउटस्टेशन सर्च।
माफिया के नाम से लोगों को डराने का खेल जारी। अतीक अहमद और अशरफ भले इस दुनिया में नहीं रहे मगर उनके नाम से आज भी कुछ दबंगों द्वारा लोगों का जीना हराम किया हुआ है। इनका नाम लेकर कुछ लोग अब भी भोले भाले लोगों को धमकाने और परेशान करने का काम कर रहे हैं। जो उनकी बात नहीं मानता उसे डर दिखाया जाता है। इसी तरह का एक मामला प्रयागराज के कसारी मसारी क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ रहने वाले धुन्नू पाल पुत्र छेदीलाल ने शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए। धुन्नू पाल ने बताया कि न्यायालय के आदेश से उनके और उनके 4 अन्य भाइयों की भूमि का बंटवारा पहले ही हो चुका है। इसके लिखित प्रमाण भी उनके पास मौजूद हैं। इसके बावजूद कुछ लोग उनकी जमीन को जबरन माफिया अशरफ से जोड़कर विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। वही पीड़ित का क्या कहना है आइए दिखाते हैं। कौन कर रहा था अभी क्या? सर वो जमीन हमारी है, हमारे परिवार की है। तो एक परिवार, हमारे परिवार की ज़मीन अतीक अशरफ के नाम वो ले ली गई ज़मीन, वो उनसे ले लिए, हम अपनी ज़मीन नहीं बेची। अब उसमें हमें दबाव बनाया जा रहा है। हमारे परिवार के भी लोग हैं, वो भी दबाव डाल रहे हैं कि उसमें हमारी ज़मीन कुछ बची हुई है। तो हमारा ये कहना है कि हम वो 1.5 बीघा ज़मीन थी जिसमें 15 हिस्सा उनका था, 15 हमारा था। तो उनकी ज़मीन तो अशरफ के नाम हो गई है, हमारी ज़मीन 15 हिस्सा है वो हमको दी जाए। ये हमारा सरकार से न्याय है। दबाव डालने वाले लोग कौन हैं आपके? और दबाव डालने वाले परिवार के भी हैं और जो एप्लीकेशन डालते हैं हमारे खिलाफ। कौन लोग डालते हैं? कौन लोग डालते हैं? मनोज है, एक तो हमारे परिवार का मनोज है और भी हैं और एक का नाम नहीं मालूम। क्या एप्लीकेशन डालता है कि मतलब उसमें अभी हमारी ज़मीन है, हमें चाहिए। कहाँ पे है आपकी जमीन? ये केसारी मसारी। क्या मांग कर रही है? ये बताओ तुम्हें अपने अतीक के अशरफ के लोग हैं जो हमें कब्जा नहीं लेने दे रहे हैं। अच्छा। कोर्ट द्वारा हमें कब्जा दिलाया गया, दिलाया जा रहा है, लेकिन वो हमारी जिस तरफ जमीन है हमें उधर नहीं मिल रही है। हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि हमें जिधर हमारे पूर्वजों लोगन की कब्रिस्तान है उधर हमें जमीन चाहिए। अच्छा, वो आपके पूर्वजों की कब्रिस्तान। ठीक है, तो दबाव आप पे ये कौन डाल रहा? अशरफ के लोग डाल जाते हैं, अशरफ के लोग डाल जाते हैं। हाँ जी। इससे संबंधित कहाँ आप गए? सर इसके संबंधित बस थाने तक गए हैं, उसके बाद कहीं नहीं। कहाँ पे है यहाँ है जमीन? कहाँ पे है? ये केसारी मसारी रोड पे। क्या नाम है आपका? धुन्नू पाल। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।